वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हैं दोस्तों आप सभी। तो आज हम लेकर आ चुके हैं 2020 में रिलीज हुई एक सुपर विजुअल्स और एक्शन से भरी एक रशियन सिंड्रेला टाइप की स्टोरी जिसका नाम है सिल्वर स्केट्स। तो कहानी की शुरुआत में 1900 के रशिया को दिखाया जाता है, यानी कि 1900 के टाइम को। जाड़े का मौसम है दोस्तों, हर तरफ बर्फ ही बर्फ है और इसी बर्फ का फायदा उठाते हुए स्केटिंग का मजा लिया जाता है और बर्फ पर ही कई तरह की दुकानें लगी हुई हैं। इस मस्त मौसम में एक बेकरी को दिखाया जाता है, वहां पर एक स्पेशल पाई बन रहा है। तो बेकरी का मैनेजर कहता है कि इसको जल्दी से जल्दी डिलीवर करना होगा। यहाँ पे सबसे फास्ट कौन डिलीवर करता है? तो सभी पीछे मुड़कर एक यंग आदमी को देखते हैं और ये है दोस्तों अपनी कहानी का हीरो मैथ्यू। इस बेकरी के सभी डिलीवरी बॉयज जानते हैं कि ये तो तूफान मेल है, मतलब इसके जितना फास्ट और कोई भी नहीं डिलीवर कर सकता। लेकिन वो इतना फास्ट कैसे डिलीवर कर सकता है, ये हमें आगे दिखाया जाएगा। मैनेजर उसको पाई का पार्सल पकड़ाता है तो मैथ्यू बाहर आता है। वहां एक घोड़ा गाड़ी के पीछे बिना सवारी के पैसे दिए मस्त लिफ्ट ले लेता है। कुछ दूर पर उतरकर भागता है। वहां किसी मिनिस्टर की गाड़ी आने वाली है तो सड़क और लोगों को ब्लॉक किया होता है, पर मैथ्यू को देर हो जाएगी ना अगर वो इस तरह यहाँ फंस गया तो। इसीलिए वो जल्दी से जैसे तैसे अंदर घुसने की कोशिश करता है, पर गार्ड्स उसे पकड़ लेते हैं कि अबे तुझे अलग से बोलना पड़ेगा क्या, दिखता नहीं सभी वेट कर रहे हैं, तू भी कर। और काफी देर हो जाती दोस्तों, मिनिस्टर की गाड़ी बहुत लेट आती है, इस वजह से मैथ्यू को डिलीवरी करने में हो जाती है देर। मैथ्यू को बड़ा गुस्सा आता है और उस मिनिस्टर की गाड़ी पर लगे सिंबल को देखकर उसे बड़ी चिढ़न भी होती है। आखिर वो अपना आइटम डिलीवर कर ही देता है, लेकिन लेट करता है। और क्योंकि ये किसी स्पेशल कस्टमर की डिलीवरी थी जो लेट हो गई, तो उसने मैनेजर से कंप्लेंट कर दी कि भाई तुमने तो जल्दी बोला था, ये लेट हो गया कैसे। तो मैनेजर क्या करता है, तुरंत मैथ्यू को नौकरी से निकाल देता है। मैथ्यू कहता है कि सर आज तक मैं कभी लेट नहीं हुआ और आज लेट हुआ तो इसीलिए क्योंकि मिनिस्टर की गाड़ी जा रही थी और रोड ब्लॉक थी। पर नहीं दोस्तों नहीं, मैनेजर ने जैसे अपने कानों में रुई भरी होती है, कुछ सुनने को तैयार नहीं होता। तो मैथ्यू कहता है ठीक है मैं कहीं और से काम कर लूंगा, लेकिन अब तक की मेरी पूरी सैलरी मेरे हाथ में दो, तब जाकर मैं जाऊंगा यहाँ से। मैनेजर कहता है कि अच्छा सैलरी भी चाहिए, अभी देता हूँ। कहकर वो अपने आदमियों से कहता है कि भाई लोगों इसको इसकी सैलरी दो जरा बढ़िया तरीके से। फिर क्या था दोस्तों, बेचारे मैथ्यू को धक्के देकर बाहर निकाला जाता है। अगले सीन में उस मिनिस्टर के बड़े महल जैसे घर को दिखाते हैं और ये देखिए ये उसकी बेटी, नाम है अलीशा। बहुत ही नरम दिल लड़की है, उसे घर पर ही ट्यूटर के जरिए शिक्षा दी जा रही है। ट्यूटर एक अमेरिकन है और वो अलीशा को इंग्लिश सिखा रही है। फिर लंच टाइम में दोस्तों अलीशा के पिता निकोलाई को दिखाते हैं, जो कि एक मिनिस्टर है, एकदम मतलब खतरनाक वाला इंसान है जो कट्टर नियमों में विश्वास करता है। ऐसा कि लाइक लड़कियों को कैसे रहना चाहिए, क्या पहनना चाहिए, कितना पढ़ना लिखना चाहिए, ये सारी कैलकुलेशन के हिसाब से होता है यहाँ। और इसी वजह से अलीशा और उसके पिता की उतनी नहीं बनती। अलीशा की माँ अब नहीं रही और पिता ने दूसरी शादी कर ली है। तो ये है दोस्तों अलीशा की स्टेप मॉम। स्टेप मॉम हमेशा अलीशा के खिलाफ निकोलाई के कान भरती रहती है कि अरे तुम्हारी बेटी ऐसी है, तुम्हारी बेटी ऐसी है। अलीशा दोस्तों खूब पढ़ लिख कर एक केमिस्ट बनना चाहती है, लेकिन निकोलाई का मानना है कि लड़कियों के लिए ज्यादा पढ़ाई और नॉलेज अच्छा नहीं होता, क्योंकि फिर वो हमारी जो परंपरा है उनके साथ खिलवाड़ करती हैं। पता नहीं कौन सी परंपरा है इसकी। वो जल्दी से जल्दी बेटी की शादी करवाना चाहता है ताकि वो अपने पति, बच्चे और घर इन कामों में बड़ी बिजी हो जाए। उसके हिसाब से दोस्तों घर ही औरत की जगह है, उसका दायरा बस इतना है। पर अलीशा कहती है कि मुझे आगे पढ़ना है, यूनिवर्सिटी जाकर रिसर्च करनी है। लेकिन उसकी बात कहाँ निकोलाई मानता है, वो साफ इनकार कर देता है दोस्तों। लेकिन अलीशा नौकरों से कहकर कई सारे बुक्स खरीदकर पढ़ना और लिखना शुरू कर देती है, काफी चीजें सीखना शुरू करती है। दूसरी ओर मैथ्यू एकदम उदास होकर स्केटिंग कर रहा होता है, क्योंकि बेचारे की नौकरी चली गई। असल में ये जो मार्केट है ना, ये एक नदी के ऊपर बना हुआ है और क्योंकि नदी का पानी बर्फ बन चुका है तो लोग इस पर स्केट करके ही एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। एक जगह पर ना मैथ्यू गलती से एक आदमी से टकरा जाता है और उसके हाथ से एक वॉच गिर जाती है, पर वो आदमी उसे नोटिस नहीं करता और तेजी से चला जाता है। पर मैथ्यू उसे उठा लेता है, उस आदमी को देता है। तो आदमी बड़ा चौंक जाता है कि मैं तो बड़ा तेज आया था, लेकिन तुम मुझसे भी तेज यहाँ तक पहुंच गए, तुम काम क्या करते हो? तो मैथ्यू कहता है कि मैं डिलीवरी बॉय हूँ, लेकिन मेरी नौकरी चली गई है। तो वो कहता है कि अरे कौन है वो नालायक जिसने तुम जैसे इतने तेज स्केट करने वाले को नौकरी से निकाल दिया, बताओ। खैर मैं तुम्हें काम दूंगा, आज रात ब्रिज के पास पहुंच जाना, मैं वहां तुम्हें मिलूंगा। दूसरी ओर एक बुजुर्ग आदमी स्ट्रीट लाइट जला रहा होता है। उस टाइम पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं आई थी तो सड़कों को रोशन करने के लिए लालटेन जलाई जाती थी। अचानक क्या होता है कि लैडर गिरने लगता है, लेकिन इससे पहले कि वो गिर जाता मैथ्यू उसे पकड़ लेता है। और ये कोई और नहीं दोस्तों, मैथ्यू के पिताजी हैं। उनका नाम है पॉल। पॉल बहुत ही ईमानदार आदमी है। मैथ्यू को हमेशा यही सिखाता है कि बेटा हर काम ईमानदारी से करना, क्योंकि ईमानदारी से कमाया हुआ एक पैसा बेईमानी से कमाए हुए लाखों से ज्यादा कीमती होता है। इसलिए मेहनत करो, इज्जत से जियो। फिर दोनों अपनी बातें करते हुए घर लौट रहे होते हैं। पॉल बहुत खांस रहा होता है, लगता है कोई दिक्कत है उसे। तो मैथ्यू पूछता है क्या हो गया? तो वो भी कहता है कि बेटा बस मामूली सी खांसी है। लेकिन लगता है दोस्तों पॉल की सेहत अच्छी नहीं है। मैथ्यू कहता है कि पापा मेरी नौकरी गई।
तो वो कहता है कोई बात नहीं बेटा, हिम्मत ना हारो, दूसरी मिल जाएगी। घर आकर वो मैथ्यू के स्केट्स की धार को जरा तेज करता है। कहता है ये स्केट्स मेरे दादाजी का है, उन्होंने अपने बेटे को दिया और मेरे पिता ने मुझे, मैंने इसको तुम्हें दे रखा है, तो जरा संभाल के रखो। अब एक बात बताओ, इतने अच्छे स्केटिंग शूज होने के बावजूद तुम लेट डिलीवरी कैसे हो गई तुमसे? तो मैथ्यू कहता है कि पापा मेरी गलती नहीं थी, अरे रोड ब्लॉक हुआ था, मैं कहाँ से जाता वहाँ। तो पॉल कहता है ठीक है गुस्सा मत करो, जल्दी दूसरा काम ढूंढ लो, ट्राई करो। दूसरी ओर अलीशा की स्टेप मॉम निकोलाई से कहती है कि कब तक बेटी को घर में बिठा के रखोगे, जल्दी से जल्दी इसके हाथ पीले करो, बस इसकी शादी हो जाए और बच्चे पैदा हो जाएं, फिर इसको पढ़ाई में दिलचस्पी नहीं रहेगी और न ही इसको पढ़ाई का वक्त मिलेगा। निकोलाई भी उसकी बात मान जाता है दोस्तों और बेटी के लिए लड़का देखने लग जाता है। दूसरी ओर मैथ्यू उस ब्रिज के पास जाता है जहाँ उस आदमी ने मैथ्यू को बुलाया था। वहाँ पर पता चलता है कि ये एक पॉकेट मार गैंग है और मैथ्यू को जिसने बुलाया था उसका नाम है एलेक्स, उसके साथ एक और पॉकेट मार है जिसका नाम है ड्यूक। मैथ्यू कहता है चोरी करना तो गलत बात है, पर वो कहते हैं कि हम कोई गरीबों से चोरी थोड़ी ना करते हैं, हम बस उन्हीं का पॉकेट और बैग मारते हैं जो कि अमीर हैं, जैसे बड़े बड़े ऑफिसर्स, मिनिस्टर्स, बिजनेसमैन वगैरह। और चोरी भी बड़ी नहीं होती, छोटी मोटी चोरियां करते हैं। पर मैथ्यू अभी भी कंफ्यूज है कि छोटी हो या बड़ी चोरी तो चोरी है, ये काम मैं नहीं कर सकता। वहाँ अलीशा की सेवा में लगी हुई उसकी नौकर, जो कि अलीशा के लिए एक सहेली की तरह है, वो आईने से पूछ रही होती कि मेरी शादी किससे होगी, मेरा राजकुमार कैसा दिखेगा, जरा मुझे बताओ। अब अलीशा को उसकी ये हरकतों पे बड़ी हंसी आ जाती है, तो वो कहती है हंसी मत, सच में इस आईने में होने वाले पति का चेहरा दिखता है, मेरे दादा दादी भी इसी तरह एक दूसरे को देख पाए थे, मेरे पेरेंट्स भी इस तरह मिले थे, आप खुद ट्राई कीजिए। तो अलीशा कहती नहीं, मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, तुम कर लो जो करना है। वहाँ दोस्तों एलेक्स और उसके दोस्त मैथ्यू को कन्विंस करने की बड़ी कोशिश करते हैं कि तुम भी गैंग में शामिल हो जाओ, बहुत ही अच्छी कमाई होगी, सोचकर बता देना हमें जल्दी। तभी रास्ते में मैथ्यू निकोलाई का वही सिंबल देखता है जो उसने उस दिन उसकी गाड़ी में देखा था। मैथ्यू बताता है कि इसी मिनिस्टर की वजह से उस दिन मैं लेट हुआ। तो एलेक्स कहता है कि चलो कुछ करते हैं, तभी इन मिनिस्टर जैसे लोगों को अक्ल आएगी कि इनकी वजह से आम जनता को कितनी तकलीफ हो रही है। सभी के सभी दीवार टाप कर अलीशा के घर में घुस जाते हैं। अलीशा तो अपने कमरे में अकेली होती है और मैथ्यू उस सिंबल को खराब करने के इरादे से ऊपर बालकनी में चढ़ जाता है। अलीशा सोने से पहले आईने के सामने रखे हुए उस कैंडल को बुझाने जाती है, तो उसे मैथ्यू का रूप उस आईने में दिख जाता है। अब अलीशा को लगता है कि कहीं मेरी सहेली की बात सच तो नहीं हो गई, कहीं मुझे मेरे होने वाले पति का चेहरा तो नहीं दिख गया। वो बालकनी में जाकर देखती, लेकिन मैथ्यू साइड में छुपा होता है। तभी अलीशा के हाथ में रखा हुआ दिया मैथ्यू को लग जाता है और उसके हाथ पे आग लग जाती है। अलीशा तो घबराकर अंदर भाग जाती है दोस्तों और मैथ्यू नीचे कूद जाता है, पर वो बच निकलते हैं। फिर अगले दिन अलीशा दांत ब्रश कर रही होती है और तभी उसकी सहेली पूछती क्या बात है, आज आपका चेहरा खूब चमक रहा है, कहीं कल रात को उस आईने में आपको आपका राजकुमार तो नहीं दिखा दिया? अलीशा शर्मा कर कहती है अरे कुछ ऐसा ही समझ लो। तो सहेली कहती है जरूर वो कोई राजकुमार होगा या फिर आपके पापा जैसे बड़े मिनिस्टर का बेटा होगा। अलीशा कहती नहीं, वो तो बहुत ही मामूली दिख रहा था यार। अगले ही दिन दोस्तों निकोलाई पुलिस ऑफिसर्स की एक मीटिंग बुलाता है और उन्हें बताता है कि इस शहर में एक खतरनाक पॉकेटमार घूम रहा है, हर तरफ से शिकायतें आ रही हैं। उनमें से पीटर नाम का एक ऑफिसर उस गैंग को पकड़ने के लिए कई सारी तरकीबें बताता है। ये लोग असल में एलेक्स की गैंग की बातें कर रहे हैं दोस्तों। और अगले ही सीन में दिखाते हैं कि एक बिजी मार्केट में किस तरह एलेक्स और उसके साथी स्केटिंग करते हुए आते जाते अमीर लोगों के बैग्स, पॉकेट्स और कीमती चीजों को पलक झपकते बड़ी तेजी से मार लेते हैं। काफी शातिर हैं ये लोग वैसे। असल में मैथ्यू ने भी इस गैंग को ज्वाइन करने का फैसला कर लिया है दोस्तों, क्योंकि उसे कहीं नौकरी नहीं मिल रही, तो यही उसको दिख रहा है पैसे कमाने का जरिया। तो अब ये लोग स्केटिंग करते हुए अपनी चोरियां करते हैं और चोरी का माल वो साथ लेकर भागते नहीं, बल्कि वहीं एक ठेले वाले के पास उसे छुपा के जाते हैं, ताकि अगर वो पकड़े भी गए तो चोरी का माल उनके हाथ से बरामद नहीं हो पाएगा। ठेले वाला का भी इनके साथ होता है कुछ, मतलब कमीशन टाइप का, वो भी इनका एक साथी है कह लो। और तो और वो इतनी तेजी से काम करते हैं किसी को पता तक नहीं चलता कि वो चोरी कर रहे हैं कि क्या कर रहे हैं। तो अब वो गैंग मैथ्यू को भी अपना मेंबर बना लेता है दोस्तों। उसको पहले ट्रेनिंग दी जाती है। शुरू में तो मैथ्यू ठीक से नहीं कर पाता, लेकिन धीरे धीरे बढ़िया सीख जाता है और पैसे कमाने में लग जाता है। अब एक दिन की बात है, वो घर आता है तो पॉल पूछता है क्या हुआ बेटा, इतने थके हुए क्यों लग रहे हो? तो मैथ्यू कहता है पापा मुझे नौकरी मिल गई है। पॉल बड़ा खुश होता है और पूछता है क्या काम मिला है तुम्हें इस बार? तो कहता है छोटा सा बिजनेस शुरू किया है मैंने, उसमें मैं और मेरे दोस्त हैं, हमने मिलकर किया। पॉल कहता है बहुत ही अच्छा बेटा, जो कर रहे हो ईमानदारी से करो, जरूर आगे बढ़ोगे। अगले सीन में अलीशा के घर में एक पार्टी होती है। वहाँ पीटर अपनी माँ के साथ आता है, जो कि खुद एक रॉयल फैमिली से आती है। अब इन दोनों के बीच डिस्कशन चल रहा होता है कि निकोलाई की एक बेटी है और ये सारी प्रॉपर्टीज उसी को मिलेगी। तो पीटर कहता है अगर अलीशा से मेरी शादी हो जाए तो वो सब मुझे मिल जाएगा ना। निकोलाई और पीटर के पिता किसी जमाने में साथ काम करते थे। निकोलाई उन दोनों का स्वागत करता है। अलीशा की स्टेप मॉम तो फैसला कर ही लेती है कि अलीशा की शादी पीटर से करवा देंगे। फिर पीटर निकोलाई से कहता है कि अगले हफ्ते मेरे घर में एक पार्टी है,
क्या आप अपनी बेटी को मेरी पार्टी में भेजेंगे? मतलब वो इनडायरेक्टली अलीशा का हाथ मांग रहा है। निकोलाई और उसकी वाइफ तुरंत मान जाते हैं क्योंकि उनको तो छुटकारा चाहिए बेटी से। दूसरी ओर मैथ्यू पॉल को डॉक्टर के पास लेके जाता है क्योंकि उसकी तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब हो गई थी। तो डॉक्टर पॉल को चेक करके मैथ्यू से अकेले में बात करता है। कहता है तुम्हारे पिता को टीबी है और काफी सीरियस है, उनके बचने के चांसेस बहुत ही कम है। मैथ्यू विनती करता है कि मैं कोई भी कीमत देने को तैयार हूँ, बस मेरे पिता को ठीक कर दीजिए। तो डॉक्टर कहता है कि जर्मनी में एक टीबी स्पेशलिस्ट है, उन्हें यहाँ पे लाना होगा, लेकिन पैसे बहुत ही खर्च होंगे। अब मैथ्यू कहता है चाहे जितना भी लगे मैं दे दूंगा, आप प्लीज उनको बुला लीजिए। अब मैथ्यू पॉल के इलाज के लिए दिन रात चोरी करता, ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाता। इनका गैंग अपने माल एक पुराने बोट में रखता, रात को सब इकट्ठा होकर चोरी का माल आपस में बांट लेते। तभी मैथ्यू के माल में 2 इनविटेशन कार्ड मिलते हैं। असल में ये पीटर की पार्टी का इनविटेशन कार्ड है, शायद मैथ्यू ने किसी के बैग से इसे मार लिया था। एलेक्स कहता है कि मैं और मैथ्यू पार्टी में जाएंगे। तो ड्यूक चिढ़ जाता है कि मैथ्यू तो नया है, उसे ये मौका क्यों मिल रहा है, मैं जाऊंगा पार्टी में। पर एलेक्स कहता है कि तुम्हारा थोपड़ा देखते ना वो जान जाएंगे कि तुम चोर हो, मैं और मैथ्यू बड़े घर के लगते हैं, इसीलिए हम जाएंगे। अगले सीन में बिल्कुल ये लोग पार्टी में बढ़िया तैयार हो लेते हैं। दूसरी ओर अलीशा तैयार होकर पार्टी के लिए निकल रही होती है। मैथ्यू और एलेक्स पार्टी में आ जाते हैं। मैथ्यू को ना थोड़ा डर लगता है क्योंकि चारों ओर पुलिस है। एलेक्स कहता है कि चेहरे पर डर नहीं दिखना चाहिए, ध्यान रखिएगा, जो डर गया ना मर गया समझो, एकदम कॉन्फिडेंट रहो यार, एक्टिंग करो बढ़िया वाली। तो बाहर कुछ लोग स्केटिंग कर रहे होते हैं, ये दोनों भी उनके साथ स्केटिंग करने लगते हैं और करते करते चोरी भी करते हैं। इसी बीच अलीशा और उसकी ट्यूटर पार्टी में आ जाती है। एक आदमी उनका स्वागत करता है। पीटर तो एक स्पेशल स्केटिंग परफॉर्मेंस देता है। फिर कपल स्केटिंग शुरू होती है। पीटर अलीशा को बुलाता है और स्केटिंग के दौरान वो उसे इम्प्रेस करने की कोशिश करता है, उसकी खूबसूरती की तारीफ करता है और कहता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। पर अलीशा को ना उसका एटीट्यूड बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। एक ही बार तो मिले हैं, इतनी जल्दी कैसे डिसाइड कर लिया तुमने, कहती है वो। कहती मैं तो तुम्हारे बारे में ज्यादा जानती भी नहीं। इसी बीच एक आदमी पीटर को किसी अर्जेंट काम से बुलाता है तो उसको जाना पड़ जाता है। वो पीटर को बताते हैं कि सर पार्टी में आए लोग शिकायत कर रहे हैं कि उनके बटुए कीमती घड़ियां वगैरह चोरी हो गई है। हमें लगता है वो पॉकेट मार गैंग पार्टी में घुस आई है। इसी बीच अलीशा स्केटिंग करते हुए जा रही होती है तो एक जगह फिसलकर गिरने वाली होती है, पर एंड टाइम पे मैथ्यू उसे पकड़ लेता है। अलीशा को देखकर वो चौंक जाता है कि ये तो अरे उसी मिनिस्टर की बेटी है। अलीशा भी उसे पहचान जाती है कि तुम वही हो ना जो मेरी बालकनी में चढ़े थे। मैथ्यू कहता है देखिए आपकी वजह से मेरी नौकरी चली गई, इसलिए गुस्से में मैं आपके सिंबल को डैमेज करने आ गया। मेरी जगह आप होती तो यही करती, मेरा और कोई भी गलत इरादा नहीं था। तभी कुछ लोग कह रहे होते हैं कि हमारी चीजें चोरी हो गई है और ये सुनकर मैथ्यू कोई चीज छुपा लेता है जो उसने चुराई थी। अलीशा तो समझ जाती है कि ये भी उन चोरों में से एक है जो यहाँ पे चीजें चुरा रहे हैं। और मैथ्यू फिर क्या करता, वो सीधे भागने की कोशिश करता है। लेकिन अलीशा कहती है 1 मिनट रुको, अगर तुम मेरा एक काम करोगे तो मैं तुम्हारे बारे में किसी को नहीं बताऊंगी, सुनो पहले। कहकर वो मैथ्यू को एक जगह का नाम बताती है और कहती है कि अगर तुम कल नहीं आए तो मैं सच में पुलिस को खबर कर दूंगी वहां पे। मैथ्यू कहता है प्लीज ऐसा मत करना, मैं कल जरूर आऊंगा। इतने में दोस्तों एलेक्स भी आ जाता है और दोनों एग्जिट की ओर भागते हैं। वहाँ गार्ड्स पूछते हैं कि अंदर से इतनी आवाज क्यों आ रही है, क्या बात है। तो मैथ्यू कहता है कुछ नहीं, 2 लोग आपस में अपने कुत्ते लाए थे, दोनों खो गए, इसलिए उनको ढूंढ रहे हैं, आप गेट बंद कर लीजिए वरना कुत्ते भाग जाएंगे। इस तरह कोई बकवास रीजन बताकर दोनों रफू चक्कर हो जाते हैं। वो अपने अड्डे पर पहुंचते हैं और आज की चोरी का माल निकालते हैं। तो बढ़िया सा वसूल कर लिया था उन्होंने आज, और इसे सेलिब्रेट करने के लिए वो जाते हैं क्लब में। वहां तो मस्त शराब पीकर मैथ्यू लेट में घर आता है। पॉल पूछता है बेटा आजकल तुम्हारा चाल चलन मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, क्या बात है, तुम मेरा दिया हुआ स्केटिंग शूज भी नहीं यूज कर रहे हो, क्या बात हो गई। तो मैथ्यू कहता है पापा इस नए काम के लिए मुझे नए शूज खरीदने पड़े, उस पुराने वाले से मेरा काम नहीं चला। कहकर वो पॉल को ना बहुत सारे पैसे भी देता है, कहता है कि अपने इलाज के लिए रख लीजिए। और तो और उसके मुंह से शराब की बू भी आती है। पॉल समझ जाता है कि मैथ्यू जरूर कोई गलत काम कर रहा है, शराब भी पी रहा है, पैसे भी दे रहा है, तो इतने पैसे आ कहाँ से रहे हैं इसके पास। कहता है बेटा एक ही दिन में किसी काम में इतने सारे पैसे नहीं मिल सकते, जरूर तुम कुछ गलत कर रहे हो। और नशे में था मैथ्यू तो वो कबूल कर लेता है कि हाँ मैं अमीरों की चोरी करता हूँ। तो उसके पापा कहते हैं बेटा तुम जो भी कर रहे हो ना उसे छोड़ दो, मैं जानता हूँ कि तुम मेरे इलाज के लिए ये सब कर रहे हो, लेकिन धोखाधड़ी से आए हुए पैसों से मैं नहीं बच पाऊंगा, भगवान से तो डरो बेटा, वो हमारी सारी हरकतें देख रहे हैं। तो मैथ्यू गुस्से में कह देता है कि मुझे विश्वास नहीं है आपके भगवान पे। तो बस अब यहाँ पे पॉल उसको थप्पड़ मार देता है, कहता है कि आइंदा तुम्हारे लिए इस घर में कोई जगह नहीं है, निकल जाओ यहाँ से। मैथ्यू भी चला जाता है। दूसरी ओर निकोलाई पीटर से पूछ रहा होता है कि अगर तुम जैसे पुलिस ऑफिसर के घर में चोरी करने की उस गैंग की हिम्मत आ गई है तो फिर आम जनता के बारे में क्या ही कहें। पीटर कहता है कि सर इस बारे में मेरे पास एक पक्का प्लान है उन्हें पकड़ने का। कहकर वो अपना प्लान बताता है कोई, और यहाँ मैथ्यू ने अभी तक जो पैसे जमा करके रखे थे वो सभी ले जाकर वो डॉक्टर को देता है
और कहता है कि आधे से ज़्यादा मैं दे चुका हूँ, बाकी का पैसा बहुत ही जल्द ला कर दे दूंगा। आप जल्दी से उस जर्मन डॉक्टर को यहाँ पे बुला लीजिए, मेरे पिता का जल्दी से जल्दी इलाज शुरू करवाइए। अलीशा दोस्तों यहाँ जैसे तैसे अपने घर से निकल जाती है और एक जगह पे पहुंच जाती है जहां उसने मैथ्यू को बुलाया था। वो मैथ्यू का हाथ पकड़कर उसे एक बिल्डिंग के अंदर लेकर जाती है। तब जाकर वो बताती है कि मैं हायर स्टडीज के लिए यूनिवर्सिटी जाना चाहती हूँ, लेकिन यूनिवर्सिटी जाने के लिए मुझे या तो अपने पेरेंट्स की परमिशन चाहिए या फिर पति की। मेरे पापा तो मुझे पढ़ने नहीं देंगे, इसीलिए मैं तुम्हें अपना पति बताने जा रही हूँ। तुम्हें मेरे पति की एक्टिंग करनी पड़ेगी। मैथ्यू चौंक जाता है, लेकिन उसे अलीशा की बात माननी पड़ती है। दोनों अंदर वेट कर रहे होते हैं। आखिर अलीशा को अंदर बुलाते हैं। वहाँ एक बड़े से फॉर्मूला को सॉल्व करने को कहा जाता है। अलीशा उसे बढ़िया से सॉल्व कर देती है। तो प्रोफेसर हैरान रह जाता है कि ये सब तुमने कैसे सीखा। अलीशा कहती है कैसे, बुक्स के जरिए सीखा। और वो काफी इंप्रेस हो जाता है और इंटरव्यू पैनल में सभी उसको यूनिवर्सिटी में एडमिशन देने के लिए मान जाते हैं। लेकिन इसके लिए दोस्तों अलीशा के एक गार्डियन की परमिशन चाहिए। अलीशा कहती है एक्चुअली मेरे पति मेरे साथ आए हुए हैं। तो मैथ्यू को बुलाया जाता है, लेकिन क्योंकि मैथ्यू और अलीशा ने कोई तैयारी नहीं की थी तो वो अलग अलग जवाब देते हैं। वो लोग पूछते हैं कि आप दोनों की कब और कहाँ शादी हुई थी, तो दोनों अलग अलग जगह और तारीख बताते हैं और वो लोग समझ जाते हैं कि अलीशा झूठ बोलकर मैथ्यू को यहाँ पर लेकर आ गई है, वो उसका पति नहीं है। इस वजह से उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो अलीशा बाहर आकर उसको डांटती कि तुम्हें बोलने की क्या जरूरत थी, रुक जाते जरा, मैं खुद जवाब दे जाती। सारा किया धराया बिगाड़ दिया तुमने, अब मुझे यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं मिलेगा। यार अब मेरा साइंटिस्ट बनने का सपना भी मिट्टी में मिल जाएगा। ये लो, यही चाहिए था ना तुमको, कहकर वो अपनी कान की बालियां उसे थमाकर जाने लग जाती है। पर मैथ्यू भी घोड़ा गाड़ी में चढ़ जाता है और कहता है कि तुमने मुझे समझ के क्या रखा हुआ है, क्या मैं फुल टाइम चोर दिखता हूँ तुमको? तुम अगर मुझे पहले बता देती कि मुझे क्या क्या बोलना है या मुझे तुमने क्यों बुलाया तो मैं पूरी तैयारी करके आता। और ये लो, नहीं चाहिए मुझे बालियां। और हाँ, तुम मुझे जिस तरह का चोर समझ रही हो ना, मैं वैसा नहीं हूँ। मैं तुम लोगों की तरह गरीबों का पेट नहीं मारता, सिर्फ अमीरों की चोरी करता हूँ। अलीशा चौंक जाती कि तुमसे किसने कह दिया कि हम गरीबों को तकलीफ देकर पैसा कमा रहे हैं। तो मैथ्यू कहता है तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा महल जिसमें तुम रहती हो वो मेहनत के पैसों से बना हुआ है? तुम्हारे दादाजी ने कितने लोगों को गुलाम बना के रखा था, ये बात पूरा शहर जानता है। अरे कितने गरीब लोगों से उनका हक छीनकर उन्होंने वो घर बनाया, सब जानते हैं। पूरा शहर जानता है कि तुम्हारा परिवार इतना अमीर कैसे बना और तुम्हारे पिता मिनिस्टर कैसे बन गए। अलीशा कहती है हाँ, तुम्हारी बात भी सही है, लेकिन मैं वैसी नहीं हूँ। मैथ्यू कहता है तो मैं भी वैसा नहीं हूँ जैसा तुम समझती हो। वैसे तुम यूनिवर्सिटी में पढ़ना क्यों चाहती हो? अलीशा कहती है मैं केमिस्ट्री में बहुत ही पसंद करती हूँ, मुझे उसमें रिसर्च करना है और नई नई दवाइयों का आविष्कार करना है। एक ऐसी दुनिया चाहती हूँ जहाँ सभी लोग एक समान हो, सभी को निःशुल्क शिक्षा और मेडिकल फैसिलिटीज मिले। उसकी बातों से अब मैथ्यू इंप्रेस हो जाता है और समझ जाता है कि ये अपने बाप की तरह तो बिल्कुल भी नहीं है। फिर दोनों अलीशा के घर जाते हैं। अलीशा कहती है कि तुम मेरे लिए उतनी दूर आए, उसके लिए तो तुम ये रख ही लो, कहकर वो फिर उसे अपने कान की बालियां देती है। मैथ्यू कहता है तुम ये रख लो, अगर तुम मेरे लिए कुछ करना ही चाहती हो तो कल मेरे साथ बाहर चलोगी क्या? अलीशा कहती है कहीं तुम मुझे डेट पे तो नहीं बुला रहे? तो मैथ्यू कहता है नहीं नहीं नहीं, हाँ कुछ ऐसा ही समझ लो। अलीशा को भी मैथ्यू पसंद आने लग गया था, लेकिन कहती है कि आज बड़ी मुश्किल से मैं बाहर निकली हूँ, कल फिर बाहर नहीं आ पाऊंगी, लेकिन हाँ किसी न किसी दिन मैं तुम्हारे साथ जरूर शहर में घूमने जाऊंगी। कुछ दिन बीत जाते हैं। क्रिसमस की शाम को निकोलाई की वाइफ उसे एक कार गिफ्ट करती है जो कि हाल ही में मार्केट में आना शुरू हुई है। अलीशा के लिए वो एक पिंजरा देती है जिसमें वो अपना खरगोश रख सके। दरअसल स्टेप मॉम को खरगोश का घर में यहाँ वहाँ घूमना अच्छा नहीं लगता, इसलिए पिंजरे में बंद करने के लिए ये गिफ्ट दे रही है पिंजरा। फिर सभी कार में किसी पार्टी के लिए निकल रहे होते हैं, पर अलीशा कहती है मुझे नहीं आना, आप लोग जाइए। और उनके जाने के बाद अलीशा अपने कमरे में कुछ पढ़ रही होती है। तब उसकी खिड़की पर छोटे छोटे कंकड़ मारे जाते हैं। वो समझ जाती है जरूर मैथ्यू आया होगा, उसे पता चल गया था ना अलीशा घर में अकेली है। अलीशा उसको बाहर आकर डांटती भी, क्या कर रहे हो पॉकेट मार? तो मैथ्यू हंसता है, कहता है कि आज तो तुम्हें रोकने के लिए घर पे कोई नहीं है, चलो ना शहर घूमते हैं। पहले तो वो डरती है, लेकिन मैथ्यू उसको हिम्मत देता है तो मान जाती है वो, और एक रस्सी से मैथ्यू उसको नीचे उतारता है। अगले सीन में दोनों एक जगह पे स्केटिंग कर रहे होते हैं और आज पूरे शहर में क्रिसमस बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है, उसमें ये दोनों भी शामिल होते हैं। अलीशा को तो बढ़िया वाली आजादी महसूस होती है दोस्तों, क्योंकि उसके लिए उसका घर एक पिंजरा बन गया था जहां वो बेचारी अकेली नहीं रह पा रही थी। हर वक्त अपने पिता और गार्ड्स की निगरानी में उसको दिक्कत होती थी, लेकिन आज बड़ा एंजॉय करती है और मैथ्यू का साथ उसे बड़ा अच्छा लगता है। इतने में एलेक्स अपनी गर्लफ्रेंड के साथ वहां पे आ जाता है और वो भी बड़ा खुश है कि मैथ्यू को अलीशा मिल गई। फिर वो क्लब जाते हैं, लेकिन अलीशा और मैथ्यू शराब नहीं पीते। तभी एलेक्स अलीशा को केमिस्ट्री का कोई बुक गिफ्ट करता है, कहता है कि मैंने एक आदमी से चुराया था, सोचा तुम्हारे काम आएगा, इसे मेरा क्रिसमस गिफ्ट समझ के रख लो। सभी हंसकर बातें कर रहे होते हैं, लेकिन ड्यूक जो कि मैथ्यू से काफी जलता है, वो मैथ्यू और अलीशा के बारे में कोई गलत बात कह देता है और गुस्से में मैथ्यू कहता है कि चलो अलीशा से माफी मांगो, लेकिन ड्यूक नहीं मानता, तो इनके बीच हो जाती लड़ाई दोस्तों। फिर वो तो एलेक्स आता है, उन दोनों को अलग करता है। आखिर मैथ्यू अलीशा को उसके घर पे सेफ पहुंचा देता है
अलीशा कहती है कि आज का दिन मेरी लाइफ का ना सबसे अच्छा दिन था। मैं इतनी खुश पहले कभी नहीं थी। अगर लास्ट में लड़ाई नहीं होती तो सच में यार ये दिन और भी परफेक्ट होता। तुम्हें चोट तो नहीं आई ना? मैथ्यू कहता है नहीं नहीं, और फिर दोनों किस कर लेते हैं। अगले दिन मैथ्यू और उसका गैंग मार्केट में चोरी का काम शुरू कर देते हैं। तभी दोस्तों एक वाइन शॉप के आगे एक आदमी बहुत सारे पैसे लिए चिल्ला रहा होता है कि मुझे पूरी दुकान खरीदनी है, मेरे पास बहुत पैसा है। ये देखकर मैथ्यू के गैंग उस आदमी से पैसा चुराने का प्लान बना रहा होता है, लेकिन वो नहीं जानते उनके लिए पुलिस का बिछाया हुआ ये एक जाल है, और वो आदमी एक पुलिस ऑफिसर है दोस्तों। पीटर गाड़ी के अंदर से इन चीजों को देख रहा होता है। अब उस आदमी की हरकतें देखकर एलेक्स और मैथ्यू को शक होता है। उन्हें लगभग पता चल जाता है कि जरूर कोई उन्हें फंसाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ड्यूक को लगता है कि ये उसका टैलेंट दिखाने का अच्छा मौका है, और वो कहता है कि तुम लोगों को नहीं आना तो मत आओ, मैं तो उसके पूरे पैसे लूट कर रहूंगा। कहकर वो चला जाता है, लेकिन पकड़ा जाता है और पुलिस ऑफिसर तुरंत उसके हाथ में हथकड़ी लगा देते हैं। ड्यूक बचने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन बुरी तरह फंस जाता है दोस्तों। मैथ्यू उसको बचाने जाता है और ड्यूक की हथकड़ी का चेन अपने स्केटिंग शूज से काट देता है। फिर दोनों तुरंत वहां से भागते हैं। काफी खतरनाक चेजिंग होती है। इसी बीच इनका वो ठेले वाला साथी पकड़ा जाता है। मैथ्यू और ड्यूक को एक जाल में फंसाने की कोशिश की जाती है, लेकिन मैथ्यू उछलकर उस जाल को ऊपर खींच लेता है और तभी ड्यूक नीचे से स्केटिंग करते हुए बच निकलता है। बहुत ही बढ़िया स्टंट सीन था दोस्तों ये। फिर दोनों एक ब्रिज के नीचे से गुजरते हुए 1900 का बोर्ड उखाड़कर उस रास्ते को ब्लॉक कर देते हैं। इस तरह तो बच जाते हैं पुलिस से। तो यहाँ पर ड्यूक मैथ्यू को थैंक करता है कि भाई मैं तुमसे जलता था, तुमसे कल मेरी लड़ाई भी हुई थी, लेकिन फिर भी तुमने मुझे बचाया। सच में यार तुम एक बढ़िया दोस्त हो, माफ कर दो मुझे। तो मैथ्यू कहता है कोई बात नहीं, अब हमें अलग अलग रास्ता पकड़ना पड़ेगा वरना पकड़े जाएंगे। दोनों निकल जाते हैं, लेकिन पीटर एक हुक से मैथ्यू को पकड़ने की कोशिश करता है, पर ऐन वक्त पर एलेक्स आ जाता है और पीटर के पैर पे शूट करके मैथ्यू को बचा लेता है। अब अगले सीन में पीटर को दिखाते हैं जिसका इलाज चल रहा है दोस्तों, लेकिन पीटर बड़ा खुश है कि उसने पॉकेट मार गैंग के एक आदमी को तो पकड़ ही लिया। अगले सीन में एक मैजिक शो को दिखाते हैं जहाँ पे अलीशा, उसकी ट्यूटर, स्टेप मॉम, पीटर और उसकी माँ आई होती है। तो यहाँ पीटर अलीशा को किसी भी तरह से अपनी ओर अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। कहता है मैं तुमसे बहुत ही ज्यादा प्यार करता हूँ, लेकिन असल में उसकी नजर अलीशा के दौलत पे है, इसीलिए अलीशा उसे इग्नोर कर देती है। पर स्टेप मॉम तो ठान चुकी थी ना कि वो इन दोनों को शादी करा के रहेगी, इसीलिए वो जबरदस्ती दोनों को एक दूसरे के बगल में बैठा देती है। इतना ही नहीं, एक मैजिक ट्रिक में वो अलीशा और पीटर को हिस्सा लेने के लिए भी कहती है। स्टेज पे मजिशियन के सामने पानी होता है और उस पर आग लगी होती है। ऊपर वो पानी में अपना हाथ घुसाता है तो उसके हाथ में लग जाती है आग। सभी हैरान रह जाते हैं कि वाह क्या मैजिक है, लेकिन अलीशा जानती है कि ये एक केमिकल रिएक्शन है, मैजिक नहीं। इसीलिए वो खुद भी उसमें अपना हाथ डालती है और उसके हाथ में आग लग जाती है। तो निकोलाई घबरा जाता है कि मेरी बेटी को कुछ हो ना जाए, लेकिन तब अलीशा सभी को एक्सप्लेन करती है कि ये मेथनॉल और बोरिक एसिड के रिएक्शन से हो रहा है, ये साइंस है, इसमें कोई मैजिक नहीं है। सभी फिर अलीशा की तारीफ करते हैं, लेकिन इस मैजिक शो का इंतजाम किया था स्टेप मॉम ने, तो उसकी थोड़ी सी इंसल्ट हो जाती है और वो गुस्से में निकल जाती है वहां से। घर आकर निकोलाई अलीशा से कहता है कि ये सब तुमने कहाँ से सीखा। तब उसे पता चलता है कि अलीशा ने छुप छुप कर कई सारी बुक्स मंगवाई और उन्हीं को पढ़कर वो ये सब सीख रही थी। तो दोस्तों वो उसे अप्रिशिएट करने के बजाय सारे बुक्स को जला डालता है और उसकी ट्यूटर को भी नौकरी से निकाल देता है। इतना ही नहीं, अलीशा से उसका पालतू खरगोश भी छीन लिया जाता है। पर ट्यूटर अलीशा को हिम्मत देती कि बेटा ये लोग तुमसे कुछ भी छीन सकते हैं, लेकिन तुम्हारा सपना, तुम्हारा लक्ष्य, तुम्हारी नॉलेज ये कोई नहीं छीन सकता, और वही तुम्हारी शक्ति है। मैं यहाँ रहूं या ना रहूं, लेकिन तुम अपने सपने जरूर पूरे करना। अलीशा कहती है मैं कभी पीछे नहीं हटूंगी, सच बता रही हूँ, अपने लक्ष्य को पाकर ही रहूंगी। कई दिनों के बाद मैथ्यू घर आता है, लेकिन उसके पिता नहीं होते वहाँ पे। दरअसल उनकी सेहत बहुत ही खराब हो चुकी थी और वो चल बसे हैं दोस्तों। फिर हमें एक छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि किस तरह पॉल ने बचपन में मैथ्यू को स्केटिंग सिखाया था। मैथ्यू हमेशा नीचे देखता तो पॉल कहता बेटा नीचे मत देखो, हमेशा आगे देखो और लाइफ में भी इसी तरह आगे बढ़ते रहो। ये सारी बातें सोचकर मैथ्यू टूट कर रोता है। वो अपने पिता की कब्र पे जाके रोता है और वादा करता है कि जैसा आपने कहा था मैं गलत काम नहीं करूंगा, मैं चोरी करना छोड़ दूंगा और आपकी तरह ईमानदारी की कमाई खाऊंगा। मैथ्यू एलेक्स को भी बता देता है कि अब से मैं तुम्हारी गैंग में काम नहीं करूंगा भाई, और वो भी मैथ्यू की फीलिंग्स को समझ जाते हैं। दूसरी ओर अलीशा घर से भागने की पूरी तैयारी में होती है। बाहर आ जाती है पर गेट पे ताला लगा होता है। वो गेट टाप तो नहीं सकती, लेकिन अपने पापा की गाड़ी में निकल जाती है और उसी से गेट भी तोड़कर बच निकलती है। तो वो सबसे पहले मैथ्यू को ढूंढते ढूंढते क्लब में जाती है, लेकिन वहां पर मैथ्यू नहीं होता, पर एलेक्स की गर्लफ्रेंड जरूर होती है जो अलीशा को मैथ्यू से मिलवाने के लिए उस पुरानी बोट पे लेके जाती है जहाँ मैथ्यू अपने दोस्तों के साथ होता है। अलीशा के हाथ में दोस्तों एक पेटी होती है। वो कहती है इसमें मेरी माँ के गहने भर कर लाई हूँ, तुम अपने पिता के इलाज के लिए जितना लेना है ले लो, बाकी लेकर मैं पेरिस जाने वाली हूँ, वहाँ मैं पढ़ने जा रही हूँ। पर मैथ्यू की उदासी देखकर पता चल जाता है कि मैथ्यू के पापा चल बसे। फिर वो उसे हक करके हिम्मत देती है। फिर वो अलीशा को बोट में एक कमरा देते हैं और मैथ्यू कहता है कि आज रात तुम यहीं पे रुक जाओ,
कल मैं पेरिस जाने वाली ट्रेन का टिकट खरीद कर तुम्हें पेरिस भेज दूंगा। दोनों के दिल में प्यार है लेकिन कहा नहीं जाता। मैथ्यू जाने वाला होता है तो अलीशा उसे रोक कर कहती है, क्यों ना हम दोनों ही पेरिस चले जाएं, तुमने भी चोरी छोड़ दी है, तुम वहां कर कोई काम ढूंढ लेना, दोनों वहीं साथ रहेंगे। मैथ्यू तो कब से इंतजार कर रहा था कि अलीशा ये सब कब बोलेगी, अब उसने कह दिया तो मैथ्यू को बड़ी खुशी होती है। उस रात दोनों इंटीमेट भी होते हैं, लेकिन तभी बाहर आवाज सुनकर सब चौंक जाते हैं। असल में पीटर ने इनके गैंग के एक आदमी को पकड़ा था और उसने इनके अड्डे का पता पुलिस को बता दिया था। अब इन्हें पुलिस घेर चुकी है दोस्तों। पीटर लाउड स्पीकर पे कहता है कि अब बचने का कोई चांस नहीं है, हम तीनों तरफ से तुम्हें घेर चुके हैं, चौथी तरफ से बर्फ से ढका हुआ पानी है, वहां कूद गए तो भी मरोगे, इसलिए चुपचाप सरेंडर हो जाओ। लेकिन अंदर से कोई नहीं निकलता और एक पॉइंट पर वो बोट को आग लगा देते हैं। अंदर मैथ्यू, अलीशा और एलेक्स के अलावा बाकी लोग बचने की कोशिश में बाहर कूदते हैं, लेकिन पुलिस के हाथों पकड़े जाते हैं। मैथ्यू और अलीशा बोट के ऊपरी हिस्से में पहुंच जाते हैं और मैथ्यू एक रस्सी की मदद से अलीशा को दूसरी तरफ उतारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी एलेक्स आकर मैथ्यू को नीचे धकेल देता है और अलीशा को बंदी बनाकर पीटर को धमकाता है कि मेरे साथियों को छोड़ दो वरना अलीशा को मार डालूंगा। एलेक्स जानता था कि मैथ्यू मुझे ऐसा करने नहीं देगा, इसलिए उसने मैथ्यू को तो नीचे फेंक दिया और पीटर को विश्वास ही नहीं होता कि अलीशा इन लोगों के साथ है। शक के मारे वो बाइनोकुलर से देखता है तो चौंक जाता है। उसे एलेक्स की बात माननी पड़ती है और फिर वो एलेक्स के दोस्तों को छोड़ देता है। एलेक्स यहाँ पर अलीशा से भी माफी मांगता है और धीरे धीरे उसे रस्सी से नीचे उतार रहा होता है, लेकिन बीच में ही रस्सी आग में जलकर टूट जाती है। पर मैथ्यू दोस्तों ऐन वक्त पर उसे पकड़कर बचा लेता है, सही सलामत नीचे उतार देता है। लेकिन तभी पुलिस एलेक्स और मैथ्यू पे करती है फायरिंग। मैथ्यू तो जल्दी से ऊपर आ जाता है और एलेक्स पे गुस्सा करता है कि तुमने ऐसा क्यों किया बे। लेकिन एलेक्स ने जिन दोस्तों को बचाने के लिए अलीशा को बंदी बनाया था वो बचकर भाग रहे होते हैं, पर पुलिस उन्हें पकड़ लेती है। अब इनके पास बचने का कोई रास्ता नहीं है। एलेक्स कहता है कि तुम पानी में कूद कर बच निकलो, तो मैथ्यू कहता है कि तुम भी आओ। एलेक्स कहता है कि तुम पहले कूदो, मैं आता हूँ। पर लगता है दोस्तों एलेक्स ने कोई फैसला कर लिया है। मैथ्यू तो कूद जाता है, लेकिन इतने में एलेक्स को गोली लग जाती है और वो पीछे पानी में कूद जाता है और पानी के अंदर डूबते डूबते बेचारे की जान चली जाती है। मैथ्यू बचकर किनारे पे आ जाता है। अगले सीन में पीटर अलीशा को निकोलाई के हवाले करते हुए कहता है, आपकी बेटी दूसरे देश जाने वाली थी और वो भी उन बदमाश चोरों के साथ, मुझे नहीं लगता कि अलीशा की इसमें कोई गलती थी, कहकर वो चला जाता है। दूसरी ओर मैथ्यू तट पे पड़ा होता है एकदम फ्रीज। कुछ मछुआरे आते हैं, उसे उठाकर डॉक्टर के पास लेके जाते हैं जिनसे मैथ्यू के पिता का इलाज किया गया था। वही डॉक्टर उसे सीपीआर देता है और उसे होश में लाने की बहुत ही कोशिश करता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। अब डॉक्टर को तो ये लगता है कि वो कोमा में चला गया, बचेगा नहीं, लेकिन तभी किस्मत से मैथ्यू को होश आ जाता है। मैथ्यू को होश आ जाता है तो डॉक्टर तो एकदम से बौखला जाता है। मैथ्यू ने अपने पिता के इलाज के लिए डॉक्टर को जो रकम दी थी उसे वो मैथ्यू को लौटाते हुए कहता है कि मैंने सुना तुम्हारे पिता का देहांत हो गया, इसीलिए ये पैसे तुम ही रख लो। लेकिन मैथ्यू उसमें से पेरिस जाने के 2 टिकट खरीदने के पैसे लेकर बाकी रकम डॉक्टर को हक करने के बहाने उसी के पॉकेट में रख देता है। असल में ये चोरी का माल है दोस्तों, और पॉल ने कहा था कि बेटा ईमानदारी की कमाई खाओ, तो मैथ्यू ये पैसे नहीं लेना चाहता। उसे लगता है कि डॉक्टर इस रकम का किसी जरूरतमंद के लिए इस्तेमाल कर सकता है। दूसरी ओर अलीशा चलती फिरती लाश की तरह जी रही होती है। एक ओर उसे मैथ्यू की फिक्र है कि पता नहीं उसके साथ क्या हुआ होगा, तो दूसरी ओर उसे पढ़ाई करने का सपना भी है जो पूरा करना है, लेकिन वो टूटता हुआ दिख रहा है। बहुत दुखी है बेचारी। ऊपर से निकोलाई ने जल्दी जल्दी उसकी पीटर से मंगनी भी तय कर दी है, और तो और उसकी स्टेप मॉम कहती है इस न्यू ईयर पे हम अलीशा की एंगेजमेंट को धूमधाम से करेंगे। न्यू ईयर का दिन भी आता है। मैथ्यू दूर से अलीशा के घर पे नजर रखे होता है। अलीशा को उसके पिता की गाड़ी कहीं ले जा रही होती है। अब ये देखकर मैथ्यू अपने पिता के दिए हुए स्केटिंग शूज पहनकर उसका पीछा करता है। वहाँ दोस्तों एंगेजमेंट फंक्शन के लिए बड़े बड़े लोग आए होते हैं, सबने ट्रेडिशनल ड्रेसेस पहने होते हैं, और मैथ्यू एक वेटर के भेस में अंदर घुस जाता है। और ये पीटर ये तो अलीशा के आगे पीछे घूम घूम कर उसे अभी भी इम्प्रेस करने में लगा हुआ है। अलीशा का तो किसी भी चीज में जी नहीं लगता। तंग आकर कहती कि मुझे प्लीज खुली हवा में जाना है। अलीशा को वहां से जाते हुए मैथ्यू देख लेता है और उसके पीछे जाता है तुरंत, और जब मैथ्यू उसके सामने आकर खड़ा होता है ना, तब जाकर अलीशा के शरीर में जैसे जान आ जाती है। मैथ्यू उसको दिखाता है पेरिस के 2 टिकट्स और कहता है हम दोनों यहाँ से जाने वाले हैं, तुम जरा भी फिक्र मत करना। अलीशा को अब विश्वास हो जाता है कि वो यहाँ से बच निकल सकती है, और तब हेड वेटर आकर अलीशा से कहता है कि ये वेटर आपको तंग तो नहीं कर रहा ना। अलीशा कहती नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, आप जाइए। उसके जाने के बाद दोनों वहां से चुपके से निकल जाते हैं, लेकिन 2 टिकट्स में एक वहीं पे गिर जाता है जिसे वो नोटिस नहीं करते। दोनों दीवार टाप कर बाहर निकल आते हैं। मैथ्यू अलीशा के लिए एक जोड़ी स्केटिंग शूज लाया था। अलीशा उसे पहन लेती है और दोनों निकल पड़ते हैं। पार्टी में अब अलीशा को ना पाकर पीटर उसको ढूंढने लग जाता है, तो हेड वेटर उसे बताता है कि मैंने अलीशा को एक वेटर के साथ देखा था, और उस जगह पे पेरिस का एक टिकट भी पड़ा होता है, जिसको देखकर पीटर समझ जाता है कि अलीशा पक्का मैथ्यू के साथ भाग गई है।
उसे पहले से शक तो था कि अलीशा को मैथ्यू से प्यार है, लेकिन फिर भी वो जबरदस्ती अलीशा से शादी करना चाहता था। खैर वो उन दोनों को रोकने के लिए अपने घोड़े पर निकल पड़ता है। दूसरी ओर अलीशा और मैथ्यू रेलवे स्टेशन पहुंच जाते हैं और पेरिस की ट्रेन में चढ़ भी जाते हैं, लेकिन तब वो नोटिस करते हैं कि यार टिकट तो खो गया है एक। इसी बीच पीटर टिकट लिए वहां पे पहुंच जाता है और मैथ्यू उसे देख भी लेता है। वो अलीशा से कहता है कि तुम अंदर रहो, मैं अभी आया, कहकर जैसे ही वो नीचे उतरता है और टीटीआर से कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए उस लड़की को नीचे उतरने मत देना, उसे कैसे भी करके पेरिस पहुंचा देना। दरअसल मैथ्यू पीटर को रोकने जा रहा है दोस्तों, और वो चाहता है कि अगर मैं यहाँ खुद भी फंस जाऊं, लेकिन अलीशा नहीं फंसनी चाहिए, उसे पेरिस पहुंचना ही होगा, उसका सपना पूरा होना चाहिए। फिर वो सीधे जाता है और पीटर के सामने बिल्कुल लड़ाई हो जाती है उसकी। पीटर के पैर पे चोट भी लगी है। इसी का फायदा उठाकर मैथ्यू उसे खूब मारता है। अब ट्रेन तो निकल रही होती है। अलीशा घबराकर मैथ्यू को पुकारते पुकारते नीचे उतरने वाली होती है, लेकिन टीटीआर उसको जाने नहीं देता, कहता है कि वो आ जाएगा, तुम मत उतरना। इसी बीच मैथ्यू जैसे तैसे पीटर को घायल करके उसके हाथ से टिकट भी छीनकर ट्रेन में तेजी से चढ़ने के लिए भागता है। बहुत कोशिश के बाद आखिरकार वो चढ़ जाता है दोस्तों, लेकिन ठीक उसी पल पीटर अपने एक साथी का रिवॉल्वर निकालकर मैथ्यू को शूट कर देता है। बेचारे की छाती पे उतर जाती है गोली। पर असल में मैथ्यू ने अपने पापा का दिया हुआ वो स्केटिंग शू अंदर रखा था। बुलेट उसके सिल्वर स्केट्स पे लगा था और मैथ्यू बच गया। मैथ्यू को लगता है जैसे उसके पिता ने उसकी जान बचाई। अलीशा की तो सांस ही रुक गई थी 2 मिनट के लिए, और मैथ्यू को सही सलामत देखकर तब उसकी जान में जान आती है। दोनों बड़े खुश होते हैं कि चलो बच गए। दोनों पेरिस के लिए निकल जाते हैं। अब यहाँ से 4 साल के बाद दिखाते हैं कि अलीशा का पिता निकोलाई उस यूनिवर्सिटी में आया जहाँ 4 साल पहले अलीशा ने एडमिशन लेने की कोशिश की थी। निकोलाई बदल चुका है दोस्तों। अब उसे अपनी बेटी की फिक्र होती है। वो प्रोफेसर से पूछता है कि मेरी बेटी कैसी है, क्या कर रही है, क्या उसने अपना सपना पूरा किया या नहीं। तो वो बताता है कि इन 4 सालों में आपकी बेटी ने न सिर्फ पढ़ाई की है, बल्कि कई रिसर्च भी किए हैं, कई नए आविष्कार भी किए। फ्रांस में उसे कई अवार्ड्स भी मिले हैं और वो पहली रशियन औरत है जिसे ऐसा सम्मान मिला है। आपको तो उस पर गर्व होना चाहिए। सुनकर निकोलाई का दिल भर आता है और वो फैसला करता है कि वो अपने देश में भी ऐसा कानून लगाएगा जिससे कि लड़कियां भी यूनिवर्सिटी में पढ़ सकेंगी। अगले सीन में अलीशा को दिखाते हैं, वो यूनिवर्सिटी में रिसर्च स्टूडेंट्स को सिखा रही होती है। प्रोफेसर निकोलाई को वहां पे लेके आता है। अपनी बेटी को इतने सारे रिसर्च स्टूडेंट्स को सिखाते हुए देखकर उसे बड़ा प्राउड फील होता है और दुख भी होता है कि इतनी टैलेंटेड लड़की को मैंने पढ़ने से रोका और बताओ उसकी शादी करनी चाहिए। तब अलीशा भी अपने पिता को देख लेती है। उसे बड़ी खुशी होती है कि चलो कम से कम अब तो पिता ने मुझे एक्सेप्ट कर लिया। और अगले ही सीन में दिखाते हैं कि अलीशा और मैथ्यू ने शादी कर ली है। उनका एक प्यारा सा बेटा भी है। जिस तरह मैथ्यू को उसके पापा ने बचपन में स्केटिंग करना सिखाया था, उसी तरह वो अब अपने बेटे को सिखाता है। कहता है बेटा नीचे मत देखना, हमेशा आगे देखना, उसी तरह जैसे पॉल ने मैथ्यू को सिखाया था। तो इनका ये परिवार इस तरह खुश रहेगा, इसी उम्मीद के साथ दोस्तों ये कहानी खत्म होती है। बाकी मजा आया ना आपको? अच्छी थी ना स्टोरी, प्यार वाली, एक गुड फील वाली। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। ध्यान रखेगा अपना, और अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए। फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।